नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनको मेरा नमस्कार है। जो लोग मुझसे बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ऊपर। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये क्लियर कर दिया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकते और साथ ही साथ समलैंगिक कपल यानी समलैंगिक जोड़ा जो है वो बच्चा भी गोद नहीं ले सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि साहब, अगर इस पर कोई कानून बनाना भी है तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो कानून की व्याख्या करना है। तो ये जो है 5 बेंच की वो थी, संविधान पीठ थी और उसने 3-2 से ये फैसला दिया। इस फैसले के बड़े दूरगामी प्रभाव है या संकेत हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि पहला जो सबसे स्पष्ट संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हर जो संस्था है, संवैधानिक संस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अपने अपने दायरे हैं और इसके अपने अपने अधिकार हैं। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता, कानून सुप्रीम कोर्ट केवल जो है कानून की व्याख्या कर सकता है। तो ये एक बेहद ही मतलब शुभ संकेत कहा जा सकता है जब इस दौर में जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की बातें कही जाती हैं या चर्चा होती है। अब सही या गलत भगवान जाने, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और किरण रिजिजू साहब जो कानून मंत्री थे हमारे, उनके बयानों के चलते ही कहा जाता है कि उनको कानून मंत्री का जो उनका विभाग था उनसे हटाया, वहाँ से मतलब उनको दूसरी जगह भेजा गया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि भारत एक दूसरा देश है, दूसरे टाइप का देश है, एक सांस्कारिक देश है और यहाँ इस तरह का जो है एलीट संबंध, मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक या सर्वमान्य नहीं हो सकता। हमारा समाज अभी ऐसा नहीं है कि हम जो है इस तरह के रिश्तों को सार्वजनिक तौर पर मान्यता दें और उन्हें जीवन के हर फील्ड में, हर कर्मकांड में उनको हम शामिल करें। ये पहली बात तो एलीट ग्रुप का ये है। ये बात शायद संसद में केंद्र सरकार ने भी कहा अपना पक्ष रखते हुए, और केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि साहब इस पे जो है हम कानूनी मान्यता इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये दुनिया के कुछ ही देशों में है जहाँ गे मैरिज को अप्रूवल दिया गया है और हमारा देश ऐसा नहीं है। आप साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप जो है आप इनकी अधिकार और इनकी रक्षा का जो है पूरा इंतज़ाम करिए, मतलब इनकी सुरक्षा का। तो एक इंट्रो पढ़ देता हूँ मैं, नवा टाइम्स का इंट्रो है, फिर बात करते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक मत से ऐतिहासिक फैसला देते हुए समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है, अदालत का काम उसकी व्याख्या करना है। हालांकि अदालत ने समलैंगिकों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दे दी।
कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव भी ना हो। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस सहित 4 जजों ने अलग अलग फैसला लिखा। कोर्ट ने एक मत होकर कहा कि समलैंगिक जोड़े संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकते। बेंच ने 3-2 के बहुमत से कहा कि होमोसेक्सुअल कपल गोद भी नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर हेटेरो रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ में ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ शहरी अभिजात्य वर्ग का मसला नहीं है, यह सब सदियों से चल रहा है और सामाजिक आर्थिक और स्टेटस से परे की बात है। कोर्ट ने कहा कि सभी को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। संविधान अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में यह शामिल है कि कौन किसे पसंद करे और किसके साथ रहे। होमोसेक्सुअल लोगों समेत हर किसी को गुणवत्ता वाला जीवन जीने का पूरा हक है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से बच्चा गोद लिए जाने से जुड़े एक नियम को बरकरार रखा। इसमें अविवाहित और समलैंगिक जोड़ों के बच्चे गोद लेने पर रोक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक लोगों के लिए हॉटलाइन बनाई जाए, हार्मोनल थेरेपी के लिए जबरन कोशिश न की जाए, पुलिस उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए सम्मन न करे। यहाँ शक्ति का बंटवारा है। तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम बटा हुआ है, एक दूसरे के काम में दखल नहीं है। ये मामला भी उसके पाले में है। सरकार ने कहा कि ये मामला उसके पाले में है, लेकिन शक्ति का बंटवारा भी जुडिशियल रिव्यू को नहीं रोकता है। ये गवर्नमेंट का कहना था जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद। तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत हिसाब से जो है, या मेरे ख्यालात से, मैं अपने ख्यालात को किसी पे थोपना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो है पर्सनल जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस मामले पर भी मैं अपना विचार आपके साथ शेयर करता हूं कि मुझे भी ये कतई पसंद नहीं है कि 2 सेम सेक्स के लोग जो है वो शादी करें और रहें और उनको सारे अधिकार दिए जाएं समाज में जो सामाजिक लोगों को मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अननेचुरल है। फिर भी अब तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। अगर किसी को रहना है तो वो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि उसको तंग नहीं किया जाना चाहिए, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जो 2 लोग अपने साथ एक साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो चाहें कि सारे कानूनी मान्यताएं और सारे संवैधानिक अधिकार भी उनको मिल जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अप्राकृतिक है। ईश्वर ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, कुछ वो दिए हैं हम लोगों को, तो हमें उनकी दिए हुए परंपराओं का, ईश्वर का आदेश का, ईश्वर का हमें पालन करना चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी जो है इस मामले की सुनवाई करते समय, अपना पक्ष रखते समय, उसने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि ये मतलब भारत में इसके ऊपर कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कानून एक बहुत ही कम देशों में हैं, तो हम इस पे जो है कानून नहीं बना सकते। तो मुझे नहीं लगता कि अब केंद्र सरकार इस पे कोई कानून बनाएगी या इस पे कोई पहल करेगी कानून बनाने की। तो ये है, संसद के पाले में गेंद है। मेरे ख्याल से बहुत सारे सांसद भी नहीं चाहेंगे कि इस पे कोई बहस हो या इस पे कोई कानून बनाए। जो हो गया सो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो कर ही दिया कि भाई आप आराम से रह सकते हैं। तो ये है कि ऐसे रिश्ते बनाने वालों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी सुविधाओं तक उनकी निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार यह है कि शादियों को कानूनी मान्यता देने का सवाल विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संवैधानिक लिहाज से ये आधार वाजिब है और अपनी सीमा का सम्मान कर सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या संसद इस दिशा में अपनी तरफ से पहल करके ऐसा कोई कानून बनाएगी। इसमें कोई बाधा तो नहीं होनी चाहिए। जब बतौर नागरिक 2 वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से संबंध बनाने और साथ रहने के हकदार हैं, तो उनके उस संबंध को कानूनी मान्यता भी मिलनी ही चाहिए। इस दिशा में मौजूदा नियम कानूनों की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। ये काम संसद कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन जो तथ्य इस बारे में ज़्यादा आशान्वित नहीं होने दे रहा है वो है मौजूदा सरकार का इस सवाल पर दिखा रुख। सरकार ने इस मामले में कोर्ट में दोहराया कि समलैंगिक शादियों को
कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की कानूनी उलझनें पैदा होंगी। यही नहीं, उनका यह भी कहना था कि यह एक एलिटिस्ट और शहरी अवधारणा है और इस तरह का संबंध रखने वाले लोगों की संख्या देश में बहुत कम है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में साफ कहा कि इसे सिर्फ इस आधार पर शहरों तक सीमित अवधारणा नहीं कहा जा सकता। ऐसे संबंधों के ज़्यादातर उदाहरण शहरों में ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के दबाव में ऐसे संबंध लोग खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। बहरहाल, इससे इतना तो स्पष्ट है कि संसद के मौजूदा बहुमत से इस दिशा में किसी कारगर पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती और की भी नहीं जानी चाहिए। ये नवभारत टाइम्स का संपादकीय था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। तो कुल मिलाकर आपकी क्या राय है? आप भी अगर इसे जाहिर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये था। अब आज की दूसरी बड़ी खबर, आज की क्या है, ये भी कल की ही है, आज के अखबारों में छपी है। तो अखबार में ये है कि साहब अफगानिस्तान ने दूसरा उलटफेर कर दिया कल धर्मशाला में। जी हाँ, तूफानी आगाज करने वाली साउथ अफ्रीका की टीम को जो है इस डच लोगों ने, ऑरेंज आर्मी ने काम लगा दिया 38 रन से हरा के। आप सोच नहीं सकते। 245 रन पहले बनाए इसने नीदरलैंड ने, और साउथ अफ्रीका जो है 245 रन नहीं बनाई उस अफ्रीका की टीम ने जिसने अपने पहले मैच में उसके टीम के 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी थी। और लोग बड़ा मतलब उम्मीद से देख रहे थे साउथ अफ्रीका की टीम को कि भैया इस बार ये लगता है कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ कमाल करेगी। चोकर एक उसके ऊपर जो थप्पा लगा हुआ है वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम पे, वो इस बार हट जाएगा। लेकिन 2 मैच उसने लगातार जीते थे साउथ अफ्रीका ने, लेकिन तीसरे मैच में अब नीदरलैंड ने हरा दिया। नीदरलैंड ने, सोचिए आप, फुटबॉल होता तो फिर भी समझ में आता कि चलो भाई ठीक है, नीदरलैंड जो है बहुत अच्छी टीम है, लेकिन क्रिकेट में तो बेचारे अभी ट्रेनी हैं एक तरह से, लेकिन उन्होंने हरा दिया। अब 50 ओवर में जो है उसमें बारिश हो गई तो 43 ओवर का मैच हुआ, उस पर 245 रन बनाए और धर्मशाला मैदान पर पहली इनिंग्स का तीसरा ये हाईएस्ट टोटल था। अच्छा, नीदरलैंड की इस जीत के बाद इस अखबार में ये छपा है कि एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प सामने आया है कि इस मैदान पर, यानी धर्मशाला के मैदान पर, जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया, वो हारी नहीं। और कल भी ऐसा हुआ, जब इसने 245 रन बनाए तो डच टीम जो है वो, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बना नहीं पाई। और डच टीम ने, आपको याद होगा कि इसके पहले 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर उलटफेर कर दिया था। तो स्कॉट एडवर्ड्स उसके जो खिलाड़ी हैं, 78 रन बनाया उन्होंने 69 बॉल पे, 10 चौके मारे, 1 छक्का मारा उन्होंने। तो ये है। अच्छा, इस मैच में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दिए गए, 32 रन दिए गए एक्स्ट्राज के रूप में। तो अब बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। वर्ल्ड कप का मैच, और ये मैच जो है आज एक और दिलचस्प मैच होने जा रहा है। न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है जायंट किलर अफ़गानिस्तान से होने जा रहा है आज चेन्नई में। जी हाँ, आज का भी मैच बड़ा ज़ोरदार होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से हरा दिया इंग्लैंड को,
गत विजेता को, पिछले वर्ल्ड चैंपियन को। तो आज जो है उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, उस न्यूजीलैंड की टीम से जिसने लगातार तीनों मैच अपने जीते हैं और अंक तालिका में भारत के साथ दूसरे स्थान पे चल रहा है। तो कुछ पढ़ देता हूँ, इसके बारे में भी सुन लीजिए आप। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराकर अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड उसे हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करेगा। न्यूजीलैंड टीम टूर्नामेंट में अजय अभियान जारी रखना चाहेगी। वहीं दिल्ली के पिछले मैच में इंग्लैंड को 69 रन से हराने वाली अफगानिस्तान एक और उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। न्यूजीलैंड अभी तक तीनों मैच जीतकर रन रेट के आधार पर भारत से पीछे दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड की कमान एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम के हाथों में होगी। चूंकि नियमित कप्तान केन विलियम्स बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण कुछ मैचों से बाहर हैं। उनकी गैरहाजिरी में भी शानदार प्रदर्शन कर रही न्यूजीलैंड की टीम को लगातार चौथी जीत दर्ज करने के लिए इस लय को कायम रखना होगा। तेज गेंदबाज टिम साउदी अंगूठे की चोट से उबर चुके हैं और अब देखना है कि इस मैच में वह उतर पाते हैं या नहीं। तो इनके जो बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर में विल यंग, डेवान कॉनवे और डेरिल मिचेल, और उन्होंने जो है रचिन रविंद्र के सामने प्रभावी प्रदर्शन किया है। अब उनका सामना राशिद खान और मोहम्मद नबी की फिरकी से होगा, जिन्होंने इंग्लैंड को खासा परेशान किया। चेन्नई की टर्निंग पिच पर ये कीवीए के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 2 मैचों में अर्धशतक जमाया है, जबकि कप्तान शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरजई और इकराम अली खिल ने भी उपयोगी पारियां खेली हैं। अब उनका सामना ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी की रफ्तार और रविंदर और सेंटनर की फिरकी से होगा। तो ये है, तो हो गया भैया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, खेल हो गया। अब एक पॉलिटिक्स आ जाए मध्य प्रदेश चुनाव पे। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 101 गारंटीज का घोषणा पत्र है, ये जारी किया है। तो पढ़ देता हूँ आपको क्या क्या है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, सबसे बड़ी खबर इसमें यह है इनके घोषणा पत्र में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें प्रदेश के सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और राज्य की एक इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम बनाने के सहित कई वादे किए गए हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 106 पन्ने की घोषणा में 59 वादे किए हैं। इसमें किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए आश्वासन है। कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम सभी लोगों के लिए 25 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर देंगे, जिसमें 10 लाख रुपए का दुर्घटना कवर भी होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की नई एक IPL टीम भी होगी। कमलनाथ ने 2 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज माफ़ करने, महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने सहायता देने, 500 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने, स्कूली शिक्षा मुफ्त करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और युवाओं को 2 साल तक 1500 रुपये से 3000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उसके विरोध के बाद केंद्र सरकार ने गंगा जल से 18% GST हटाया। मंगलवार को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने PM नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें मां गंगा ने बुलाया था, उन्होंने उनके जल पर भी GST लगा दिया। तो GST वालों की तरफ से ये सूचना आई थी कि कोई GST नहीं लगाई गई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि 18% GST लगी है, जो डाक विभाग से बोतल में या जिसमें भी वो भेजते होंगे पानी, तो उससे मंगाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ये कांग्रेस का जब बयान आया और सोशल मीडिया पे सब चलने लगा, तो उसके बाद GST वाले डिपार्टमेंट से ये खंडन आया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं लगाया गया है, GST नहीं लगाई गई है। तो बहरहाल कल क्लियर हो गया। उसी पे कांग्रेस का टॉन्ट था सुप्रिया श्रीनेत का। तो ये था भैया। और कोई खबर आप सुनना चाहते हैं तो बताइए, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। एक ही अखबार लिए हैं हाथ में, इसमें जो है थोड़ा इसको चेंज करते हैं, देखते हैं कि हिंदू में क्या छपा है।
हिंदू अखबार ऐसा है जो कि कुछ कुछ छाप देता है। तो ये मेरे हाथ में हिंदू अखबार आ गया है। इसमें देखूं क्या है। कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सेज सुप्रीम कोर्ट एससी बेंच। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री आस्क ईस्ट डिपार्टमेंट्स टू सेट अप सेल्फी पॉइंट्स टू शोकेस गुड वर्क। अब डिफेंस मिनिस्ट्री का कहीं घूमने उमने जाइएगा तो शोकेस गुड वर्क का जो है उसका शोकेस का जो है एक सेल्फी पॉइंट बनाइए। 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट बनेंगे जहां आप फ़ोटो ले सकते हैं डिफेंस के गुड वर्क का, डिफेंस अपने देश के सूरवीरों के साथ उनकी याद के साथ जो है सेल्फी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही है मेन खबर जो सारे अखबारों में है। तो चलिए, आज इसको विज्ञापन भी मिले हैं, बढ़िया है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम, नायडू डिनाइड इंटरिम बेल। तो चंद्रबाबू नायडू को जो है बेल नहीं मिली और वो जेल में है। आपको पता है उनके परिवार ने उनकी जान का खतरा भी बताया है। तो थोड़ा सा न्यूज़ में पढ़ देता हूँ आपको। अब ये खबर जो है बहुत सारे अखबारों में नहीं छपी होगी, न्यू दिल्ली डेडलाइन से छपी है हिंदू ब्यूरो के। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिजर्व्ड वर्डिक्ट ऑन ए प्ली बाय फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू टू क्वाश क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इन द स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस। ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस अनिरुद्ध बोस while wrapping up the case for judgment did not agree with a plea raised by Mr. Naidu counsel senior advocate Harish Salve to grant his client an interim bail. Mr. Naidu has argued that corruption charges against him would fail to lag for sanction under section 17A of a Prevention of Corruption Act. The state has countered that the case against Mr. Naidu was a clear-cut one of the embezzlement and not remotely related to his duty of a public office. इन्होंने स्कैम किया है, उसके आधार पर इनको जेल में रखा है। ईडी ने इनको जो है वो किया हुआ है और ये जेल में है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। तो अब देखिए क्या होता है, फैसला कब आता है और क्या होता है। तो यही सब है इस अखबार में, और कुछ है नहीं। ज़रा जागरण भी देख लेते हैं, जागरण में क्या है। जागरण अखबार आपको तो पता ही है कि कैसा अखबार है। तो बल्ले बल्ले हैं, इस समय खूब फुल पेज के विज्ञापन मिल रहे हैं इसको। ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मानता नहीं, पहले पेज पे इनका यही है। दूसरे पेज पे गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने किया हमला, 500 मरे। बताइए, अस्पताल पे हमला कर दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। पढ़ देता हूँ इसमें। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को शाम गाजा के अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास का दावा है कि अस्पताल में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। वहीं इजराइल ने कहा है कि वह इस खबर की जांच कर रहा है। इजरायली सेना ने कतर में रह रहे हमास सरगना इस्माइल हानिये के घर को भी निशाना बनाया, जिसमें 14 लोग मारे गए, जिसमें हानिये का भाई और भतीजा भी शामिल है। इसके अलावा इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और उसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। लगातार बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। अभी इसकी तैनाती पर पेंटागन ने कोई फैसला नहीं किया है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा सिटी के अल महली अल अरबी अस्पताल में मंगलवार शाम को भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 500 लोग मारे गए, जबकि गाजा सिविल डिफेंस प्रमुख ने 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही है। अगर इस दावे की पुष्टि हुई तो 2008 के बाद लड़े गए 5 युद्धों में इजराइल का ये सबसे घातक हमला होगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने कहा कि हम विवरण हासिल करेंगे और लोगों को अपडेट करेंगे। मुझे नहीं पता ये इजरायली हवाई हमला है या नहीं है। हमास का कहना है कि मरने वालों में मरीज, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
ईरान, तुर्की, मिस्र और कतर ने अस्पताल पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। युद्ध रुकना चाहिए भाई, कोई तो कुछ करो कि ये युद्ध रुके। कोई रोकना नहीं चाहता, सब बयान दे रहे हैं, सब फेल है। सुरक्षा परिषद, यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल, कोई, इन सबको तो भंग कर देना चाहिए अब, क्योंकि जिसको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। चाहे वो यूक्रेन और रूस के युद्ध का उदाहरण ले लीजिए, चाहे ये इजराइल और हमास के युद्ध का उदाहरण ले लीजिए, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। जिसको जो मर्जी आया वो करता है, जिसको जहाँ जो हमला करना है करेगा, जिसको जहाँ मिसाइल छोड़नी है वो मिसाइल छोड़ता है। तो काहे का यूएनओ और काहे का सिक्योरिटी काउंसिल? क्यों भारत मरा जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, जब उसके मेंबरों की कुछ चलती ही नहीं है। बहरहाल आज बस इतना ही, 10 मिनट लेट आया था आज आप लोगों से बातचीत करने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपसे, बातचीत करते रहेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।